प्रिय छात्रों, जैसा कि हमने कल विकास चैप्टर शुरू किया था अर्थशास्त्र की पुस्तक से, और उसमें हमने ये इन हेडिंगों पर बातचीत की थी कि विकास क्या होता है। ठीक है, विकास के क्या मायने हैं, सभी लोगों के लिए विकास एक सा है या अलग है, कि विकास किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करता है, विकास के क्या वादे करता है, विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास अलग अलग तरीके का होगा, इसके किन मायने से आधा ज्ञात करते हैं कि कौन सा व्यक्ति विकसित जीवन जी रहा है या कौन सा राष्ट्र विकसित है या नहीं। ठीक है, आय का इसमें क्या रोल है, अन्य लक्ष्य कौन से हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, सम्मान, ये सब चीज़ें इसमें क्या मायने रखते हैं, इसके विषय में हमने कल बात की थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास की बातचीत हमारी चल रही थी। तो राष्ट्रीय विकास के आधार पर यदि हम देखें तो एक राष्ट्र को जो विकसित माना जाता है उसको ज्ञात करने के अलग अलग मापदंड हैं। मुख्य तौर पर जो राष्ट्रों को विकसित या अविकसित की श्रेणी में रखा जाता है, इसके दो मापदंड हैं। एक तो है विश्व बैंक के मापदंड, एक है संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास के मापदंड। तो पहले बात करते हैं हम विश्व बैंक की। ठीक है, विश्व बैंक की यदि हम बात करें तो विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण करता है। प्रति व्यक्ति आय के विषय में कल हमने आपको बता दिया था कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल आय में उसकी कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय हमने निकाल ली प्रत्येक देश की, उसके आधार पर हमने यह क्लियर कर लिया कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। उसके आधार पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2017 के सन में ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 12,056 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है, ऐसे देशों को इन्होंने संपन्न देश, विकसित देश, समृद्ध देश कहा है। और ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है, ऐसे देशों को निम्न आय वाला देश या अविकसित देश कहा गया है। अब ये जो डॉलर हैं ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं है, ये अमेरिकन डॉलर है। ठीक है, या अन्य कोई डॉलर नहीं है, अमेरिकन डॉलर के आधार पर यह प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व बैंक ने देशों को विकसित व अविकसित की कैटेगरी में रखा है। बात करें अपने देश की, भारत की, तो भारत मध्य आय वर्ग वाले देशों में या विकासशील देशों में आता है। विकासशील देशों में ऐसे सभी देश आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 तो नहीं है, अगर होती तो ये विकसित हो जाते, परंतु 995 प्रति वर्ष डॉलर भी नहीं है प्रति वर्ष, क्योंकि अगर इतनी होती तो ये विकसित में आते। इनकी आय 995 से लेकर $12,056 प्रति वर्ष के बीच में है। ऐसे देश विकासशील देश या मध्य आय वाले देश कहलाते हैं। ठीक है, भारत की यदि हम बात करें तो 2017 के अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वह थी $1820 प्रति वर्ष। तो आप देखेंगे कि 12,056 के अकॉर्डिंग यह बहुत कम है। ठीक है, अगला हेडिंग है औसत आय। औसत का प्रयोग हम क्यों करते हैं? औसत का प्रयोग हम किसी भी विषय या क्षेत्र के अनुमानों, क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए करते हैं। मैथ में आपने पढ़ा होगा औसत निकालते हैं, ठीक है ना, तो आप सभी जानते हैं औसत के लिए। जैसे किसी देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, किंतु देश के विकास स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, जो औसत के माध्यम से ही निकाली जाती है। तो इसीलिए औसत आय के आधार पर प्रति व्यक्ति आय निकाल लेते हैं और औसत के आधार पर ही इससे यह ज्ञात हो जाता है कि कौन सा देश किस श्रेणी में आता है। बात करें हम संयुक्त राष्ट्र संघ के मापदंडों की, ये तो हो गया विश्व बैंक का मापदंड। संयुक्त राष्ट्र संघ के मापदंडों में प्रति व्यक्ति आय तो रहता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय मेन फैक्टर है। बिना पैसे के कोई भी साधन सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं की जा सकती, जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ साक्षरता दर देखता है कि कौन से देश में कितने लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि बिना पढ़े लिखे मानव विकास नहीं हो सकता और पढ़ना लिखना जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ये शिशु मृत्यु दर देखते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात देखते हैं और जीवन प्रत्याशा देखते हैं। ठीक है जी, तो निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? निवल उपस्थिति अनुपात का मतलब है 14-15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ अनुपात, इसे क्या कहते हैं? निवल उपस्थिति अनुपात। जीवन प्रत्याशा का होता है जीवन के प्रति आशा, अर्थात किसी देश के लोगों में औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है।
यानी जैसे किसी का देखा जाए कि कोई देश तो जी रहा है, किसी देश के नागरिक जी रहे हैं 60 साल तक, 65 साल तक, और किसी देश के नागरिक जीते हैं 70-75 साल तक, तो उसकी जीवन प्रत्याशा उतनी ही अधिक हो गई। ठीक है जी। शिशु मृत्यु दर के विषय में आप जानते हैं कि प्रति वर्ष प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो गई वो शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत वो निकाली जाती है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद ये 2 टेबल दी गई, टेबल के आधार पर हरियाणा, केरल व बिहार की तुलना की गई है। आप लोग इसके आधार पर निकाल सकते हैं कि कौन सा देश, कौन सा राज्य इनमें ज्यादा विकसित है और कौन सा राज्य ज्यादा विकसित नहीं है। ठीक है, इसके विषय में आपको ऑनलाइन क्लास में बता दिया गया था। बात करें अगले हेडिंग की, अगला हेडिंग है सार्वजनिक सुविधाएं। तो इसका मतलब है सार्वजनिक माने होता है सभी के लिए, सुविधाएं माने सुविधाएं। ठीक है जी, जो ऐसी सुविधाएं जो सभी को प्राप्त होनी चाहिए, जिसके आधार पर ही किसी देश को विकसित या विकासशील की श्रेणी में रखते हैं। ऐसी सुविधाएं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, स्वच्छ जल है, तो ये सारी क्या है, स्वास्थ्य सुविधा, सार्वजनिक सुविधाएं। ठीक है, तो ये सभी सुविधाएं सार्वजनिक सुविधाएं के अंतर्गत आ जाएंगी। बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर ही किसी देश के विकास रिपोर्ट रखती है, और इसके विषय में दोनों आंकड़े हमने आपको बता दिए, विश्व बैंक के आंकड़े, उसके आधार पर वो मानव विकास रिपोर्ट निकालता है, उसी से किसी देश की विकसित और अविकसित रखते हैं। ठीक है जी। मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2019 की मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित आंकड़े दिए गए, इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। तो ये टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी प्रति व्यक्ति आय दी गई है, जन्म के समय संभावित आयु दी गई है, विद्यालयी औसत आयु दी गई है, और विश्व बैंक में इसे निवल उपस्थिति अनुपात जो कहते हैं, विद्यालयी औसत आयु, और इसका विश्व बैंक में मानव विकास सूचकांक में इनका क्रमांक दिया गया है। तो आप इन तीनों चीजों की तुलना कीजिए और उसके आधार पर मानव विकास जो क्रमांक देखिए आपको यह ज्ञात हो जाएगा। बात करते हैं धारणीयता। धारणीयता क्या होता है? धारणीयता से अभिप्राय सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मिले। ठीक है जी। हमें अपने संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे वो संसाधन केवल हम ही यूज ना करें, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उन संसाधनों को यूज कर पाए। जैसे भूमिगत जल है, भूमिगत जल का प्रयोग हमें ऐसे करें क्योंकि आज के समय में ऐसे क्षेत्रों में, जो क्षेत्र जिस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, उन क्षेत्रों में भी ऐसी खेती की जा रही है जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जिनसे जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि धारणीयता के अकॉर्डिंग हमें संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए जिससे हम उन संसाधनों का भविष्य में भी प्रयोग कर सकें। हमें प्राकृतिक संसाधनों का ऐसों का दोहन करना चाहिए, इस हिसाब से करना चाहिए जिससे उन्हें नवीकरण के लिए समय मिले। इसके विषय में भूगोल में आपको विस्तृत तरीके से बता दिया गया था कि नवीकरण क्या होता है और सतत पोषणीय विकास क्या होता है। ठीक है जी। तो इसी के साथ यह पाठ हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट हम जो है ऑनलाइन क्लास में शुरू करेंगे। धन्यवाद।